यार सोचो तुम अपने किसी बहुत करीबी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और अचानक से वो चिल्लाए, ओह शिट, और फ़ोन कट जाए। तुम वापस फ़ोन मिलाओ, घंटी बजती रहे, पर वो इंसान दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। आज मैं आपको इतिहास के 4 ऐसे खौफनाक और रहस्यमय केसेस सुनाने वाली हूँ, जहाँ गायब होने वाले इंसानों की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स तो मिली, पर वो खुद कभी नहीं मिले। क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या उनके पीछे कोई अदृश्य साया था? आज की महफिल में फैसला आप करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपका दिन बहुत खूबसूरत जा रहा होगा। मैं हूं निकी और स्वागत है आपका हमारे शो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 4 कहानियाँ आपके दिमाग की नसें हिला देंगी। तो हेडफोन लगा लीजिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स डाइव इन। तो हमारी पहली कहानी है लॉस्ट बॉय लैरी के नाम से। तो ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1973 में। कैलिफोर्निया से है ये। वहाँ के सीबी रेडियो ऑपरेटर्स को अचानक सिग्नल्स पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा पागलों की तरह सिसक रहा था, रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। सिग्नल इतना ख़राब था कि उसकी बात ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी, पर वो बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई आके बचा लो। जब ऑपरेटर्स ने किसी तरह उससे बात की तो उसने अपना नाम बताया, लैरी। छोटे से लैरी ने कहा कि वो अपने डैड के साथ न्यू मैक्सिको के जंगलों में खरगोश का शिकार करने निकला था, लेकिन उनकी लाल और सफ़ेद रंग की पिकअप ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी एक गहरी खाई में जाके पलट गई। लैरी ने रोते हुए कहा, गाड़ी के दरवाजे पूरी तरह जाम हो चुके हैं और दोनों तरफ पत्थरों की दीवार है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। जब उससे उसके डैड के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, डैड स्टीयरिंग व्हील पर गिरे हुए हैं, वो हिल भी नहीं रहे हैं, शायद उन्हें हार्ट अटैक आ गया है, या वो लैरी के पास ना खाना था ना पानी था, कुछ भी नहीं था। वो ट्रक के रेडियो से दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों तक न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, यहाँ तक कि कनाडा तक के ऑपरेटर्स को उसके सिग्नल्स मिलते रहे। वो डर के मारे बार बार चैनल बदल रहा था। पर भाई, दुनिया में बदमाशों की कमी है क्या? कुछ घटिया ऑपरेटर्स ने इसे प्रैंक समझा और रेडियो पर लैरी की नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाने लगे। खैर, पुलिस हरकत में आई। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों लोग न्यू मैक्सिको के जंगलों में फैल गए। पर ट्विस्ट जानते हो क्या है? पूरी छानबीन में कहीं भी कोई भी लाल सफ़ेद रंग का ट्रक मिला ही नहीं। और तो और, पूरे अमेरिका में लैरी नाम के किसी बच्चे या पिता पुत्र के गायब होने की कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई थी। धीरे धीरे लैरी का सिग्नल धीमा हुआ और हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। पुलिस ने इसे होक्स, यानी एक झूठ फैलाने वाली चीज़ जो होती है, जैसे झूठ फैलाया जाता है उसको होक्स कहते हैं, तो उसे होक्स मानकर फाइल बंद कर दी। पर एक आर्मी सर्जेंट जिसने लैरी से लगातार 3 घंटे बात की थी, उसने कसम खाकर कहा कि वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था। वैसे यार, मेरा पर्सनल टेक ये है कि अगर वो सर्जेंट 3 घंटे बात कर रहा था तो उसने लैरी से उसके घर का पता या कोई और डिटेल ये सब क्यों नहीं निकाली? क्या वो सच में एक भूतिया सिग्नल था, या अभी आप ही बताइएगा। चलो यार, चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। लैरी की कहानी शायद फेक हो सकती है, पर ये अगली कहानी 100% सच है। बात है 14 मई 2008 की। मिनेसोटा के मतलब 19 साल का एक कॉलेज का स्टूडेंट ब्रैंडन सॉसन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी कार डिसबैलेंस होकर एक खाई में गिर गई। रात के ठीक 12 बजे ब्रैंडन ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, मम्मी पापा, मेरी गाड़ी यार किसी खाई में जाके गिर गई है, मतलब छोटी खाई थी और फंस गई है, मुझे लेने आ जाओ। उसने अपनी लोकेशन बताई कि वो लिंड नाम का एक छोटा सा गांव है, उसके पास में था। उसके मम्मी पापा तुरंत गाड़ी से निकलकर उसे ढूंढने निकले। वो वहाँ पहुँचे पर ब्रैंडन वहाँ पे नहीं था। पेरेंट्स ने उसे वापस फ़ोन मिलाया, दोनों तरफ से फ़ोन चालू था। पापा ने कहा, ब्रैंडन, हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट यानी जो डिपर है उसे फ्लैश कर रहे हैं, क्या तुम्हें रोशनी दिखाई दे रही है?
ब्रैंडन ने कहा, नहीं पापा, मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे लगता है मैं पैदल लिन की तरफ बढ़ रहा हूँ, वहाँ दोस्त के घर जाऊँगा और वहीं सो जाऊँगा। वो करीब 45 मिनट तक फ़ोन पर बात करते रहे। ब्रैंडन ने कहा, मुझे दूर शहर की लाइटें दिखाई दे रही है और पास में पानी बहने की आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। और तभी अचानक से ब्रैंडन चिल्लाया, ओह शिट, और फ़ोन कट गया। पेरेंट्स ने पागलों की तरह दोबारा फ़ोन मिलाया। फ़ोन कट नहीं रहा था, घंटी बजे जा रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। पुलिस ने 4 महीने तक 100 स्क्वायर माइल्स तक जो इलाका था वो छान मारा। उन्हें ब्रैंडन की कार तो मिल ही गई थी, पर उस जगह से कोसों दूर तक भी जहाँ ब्रैंडन ने बताया था, यानी ब्रैंडन को खुद ही नहीं पता, मतलब कि जहाँ पे कार मिली थी वो जो जगह ब्रैंडन ने बताई थी वहाँ नहीं थी। ठीक है, तो यानी हो सकता है ब्रैंडन को खुद ही नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग एक ट्विस्ट सुनोगे। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि फ़ोन अचानक डिस्कनेक्ट हुआ था, यानी उसे पर्पसली काटा गया था। अगर कोई इंसान नदी में गिर गया या उस पर कोई जानवर, भालू वालू किसी ने अगर हमला किया हो, तो फ़ोन कोई काटने के बारे में सोचेगा नहीं। फ़ोन को इतना कोई नहीं सोचेगा कि यार मैं इसे काट दूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सीधा फ़ोन आपके हाथ से छूट जाएगा, या फिर पानी गिरने की, हाथापाई की, ऐसी कोई तो आवाज़ आएगी, पर सिर्फ ओ शिट की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। और आज तक ब्रैंडन का एक भी नामो निशान नहीं मिला, एक भी कतरा नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया। हमारी थर्ड स्टोरी है, ये तीसरी कहानी हमारी 24 साल के विलियम हर्ले की है, जो मैसाचुसेट्स में अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर के साथ रहता था। 8 अक्टूबर 2009 को विलियम अपनी ज़िंदगी का पहला हॉकी मैच देखने अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। वो बहुत एक्साइटेड था, पर मैच के पहले हाफ में उसने दोस्त को कहा कि यार मैं ऑफिस के काम से ना बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। स्टेडियम से बाहर आकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर को फ़ोन किया कि मुझे पिक कर लो। क्लेयर ने पूछा, तुम कहाँ हो? विलियम ने कहा, मुझे ठीक से पता नहीं यार। तभी फ़ोन के बैकग्राउंड में एक कोई जा रहा होगा, राहगीर जो होता है, उसकी आवाज़ आई, तुम 99 नैशवा स्ट्रीट पर हो। विलियम हंसा और बोला, हाँ हाँ क्लेयर, मैं 99 नैशवा स्ट्रीट पर हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% है, फ़ोन बंद होने वाला है, मैं यहीं रुककर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्लेयर भी उसी इलाके में थी। उसने कहा, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। क्लेयर ने गाड़ी घुमाई और ठीक 1 मिनट बाद, एग्जैक्ट 1 मिनट बाद में उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गई, पर वहाँ कोई नहीं था। विलियम गायब था। क्लेयर ने सोचा शायद फ़ोन बंद हो गया होगा, उसके कारण वो शायद इधर उधर आगे पीछे टहल रहा होगा। उसने कई सारे चक्कर काटे, पर विलियम नहीं मिला। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। छानबीन के दौरान पुलिस को विलियम का फ़ोन मिला, पर वो फ़ोन जो था वो 2 टुकड़ों में बेरहमी से कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो। 6 दिन बाद में विलियम की बॉडी पास की चार्ल्स नदी में तैरती हुई मिली। उसके पास उसका वॉलेट, पैसे, सब कुछ सलामत थे, यानी लूटपाट के इरादे से कुछ नहीं हुआ था। ये सब ऑटोप्सी में डूबने से मौत बताई गई थी, पर कोई बाहरी चोट भी नहीं थी। लेकिन ट्विस्ट, अब सुनिए, ट्विस्ट तब आया जब टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आई। विलियम के खून में डे ट्रेप ड्रग यानी नशीली दवा ये पाई गई थी। अब थ्योरी ये कहती है बॉस कि मैच में विलियम के बगल में बैठे किसी अनजान शख्स ने उसकी बियर में वो ड्रग मिला दिया था। जब विलियम बाहर आया तो वो कातिल उसके पीछे पीछे आया। जब विलियम क्लेयर से बात कर रहा था तो उस कातिल ने ही, याद है वो राहगीर जो था वो जानबूझकर गलत लोकेशन जोर से चिल्लाई ताकि क्लेयर भटक जाए। तो बेसिकली क्लेयर ऑलरेडी किसी गलत लोकेशन पे थी, और जैसे ही फ़ोन कटा वो विलियम को उठाकर ले गया, उसे मारा और नदी में फेंक दिया। पर वो कातिल कौन था, यह आज तक एक मिस्ट्री है। सीक्रेट नहीं बोलूँगी, मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता। ओके, ये केस जो है ये 4th केस है, नॉट लास्ट। मैंने आपको 4 बोली थी, लेकिन मेरे पास में 5 स्टोरीज है, मैं आपको 5वीं भी बताऊंगी। तो ये वाला केस इस लिस्ट का सबसे स्पूकी और अजीब केस है। 22 साल का टॉड गीब जून 2005 में मिशिगन के एक सुनसान बगीचे में बॉनफायर पार्टी चल रही थी, वहाँ गया। वहाँ करीब 50 लोग थे और अचानक पार्टी में कोई लड़ाई हुई और
टॉड ने अपने दोस्तों से कहा, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं पैदल ही घर जा रहा हूँ। रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर का एकदम सीधा रास्ता था। रात के करीब 12:45 पर टॉड ने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। उसने सिर्फ एक लाइन कही, आई हैव हैड इनफ, मतलब बहुत हो गया यार, और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, मैं एक खेत में हूँ, और फ़ोन फिर से कट गया। दोस्त ने वापस फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठा, पर दूसरी तरफ से किसी ने ज़ोर ज़ोर से हांफने की, यानी हैवी ब्रीदिंग या तेज़ हवा, डरावनी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। टॉड घर नहीं पहुंचा। 1500 पुलिस वाले और खोजी कुत्ते जो होते हैं और हेलीकॉप्टर्स उस पूरे इलाके और रास्ते को 3 बार छान मारते हैं, पर टॉड का कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन पूरे 21 दिन बाद जो नज़ारा दिखा, उसने पुलिस के कलेजे को कपा दिया। टॉड की लाश उसी इलाके के एक छोटे से तालाब में मिली, जिसे पुलिस ने 3 बार चेक किया था, और वो लाश तैर नहीं रही थी भाई। टॉड की लाश पानी के बीचों बीच में एकदम सीधी खड़ी थी, स्टैंडिंग। उसका सिर और कंधे पानी के बाहर थे और आंखें खुली थी। पुलिस ने कहा कि वो नशे में डूब गया, पर परिवार ने जब प्राइवेट डॉक्टर से ऑटोप्सी करवाई तो पता चला कि टॉड 21 दिन पहले नहीं मरा था, बल्कि वो सिर्फ 2 से 5 दिन पहले ही मरा था। यानी वो बाकी के 15-16 दिन कहाँ था? किसी ने उसे किडनैप करके रखा था, और सबसे बड़ी बात, उसके फेफड़ों में पानी का एक कतरा भी नहीं था। अगर कोई इंसान डूबकर मरेगा तो फेफड़ों में पानी होगा ही होगा। साफ था कि उसे कहीं और मारकर लाश को डरावने अंदाज में पानी में खड़ा कर दिया गया था। मिशिगन पुलिस ने आज तक ये केस दोबारा नहीं खोला है, खुद ही डर गए वो बेचारे। तो फ्रेंड्स, हमारी आखिरी कहानी है 31 साल के हेनरी मैकाबी की। सितंबर 2015 की एक रात वो अपने दोस्त के साथ में नाइट क्लब गए थे, और देर रात 2:28 पर हेनरी की वाइफ के फ़ोन पर हेनरी के नंबर से एक वॉइस कॉल आता है। हेनरी की वाइफ कैलिफोर्निया में थी उस टाइम पे। यार फ्रेंड्स, वो वॉइस मैसेज जो है ना, इंटरनेट पर मौजूद सबसे डरावनी चीज़ों में से एक है, जिसमें पूरे 2 मिनट तक उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ किसी जानवर जैसी एकदम भयानक ग्राउल्स जो होते हैं ना, गुर्राहट और तड़पने की आवाज़ें, दर्द से करहाने की आवाज़ें, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी। एंड अचानक सब शांत हो जाता है और एक बिल्कुल दूसरी एकदम ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, स्टॉप इट, यानी इसे रोको, और फ़ोन कट जाता है। हेनरी के दोस्त ने कहा कि उसने हेनरी को एक गैस स्टेशन पर छोड़ा था, पर पुलिस को सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं मिला। हेनरी का फ़ोन गैस स्टेशन से मीलों दूर किसी दूसरी दिशा में पिंग हुआ मिला था, यानी जब उन्होंने देखा मैप पे तो वो किसी और दिशा में दिख रहा था, किसी और डायरेक्शन में था। नवंबर में हेनरी की लाश एक झील में तैरती हुई मिली। पुलिस का वही घिसा पिटा पुराना जवाब, डूबने से मौत हुई है। पर यार, अगर वो डूबकर मरा और उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, तो उस वॉइस मेल में वो नरभक्षी जैसी एकदम ग्राउल्स यानी गुर्राहट और दर्द से चीखने की आवाज़ किसकी थी? और वो आखिरी आवाज़ किसने कही थी, स्टॉप इट? पुलिस के पास आज तक कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 5 आखिरी फ़ोन कॉल्स जो आज भी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या ये केसेस किसी स्माइली फेस किलर नाम के सीरियल किलर गैंग का काम थे, जो यंग लड़कों को टारगेट करके पानी में फेंक देते थे, या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसी अदृश्य ताकत थी जिसे हम और आप कभी नहीं समझ सकते? आपको इन चारों में कौन सा केस सबसे ज़्यादा खौफनाक और अजीब लगा? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ यार। प्लीज़ कमेंट्स किया करो, देखो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये ऐसे क्या करते हो यार आप लोग? तो चलो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? चैनल कौन सा है? द अनआंसर्ड फाइल्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और दिमाग घुमा देने वाला रहस्य के साथ में। तब तक सेफ रहिए, सावधान रहिए, और अगर रात के सन्नाटे में कोई अनजान नंबर आए तो सोच समझ कर उठाइएगा। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।